नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकार का। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का अधिकार पत्र किस संविधान के भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 या मौलिक अधिकारों को। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है और उसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात कब उसका वर्णन कहाँ पर है आपका आर्टिकल 352 में। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, अब प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपका अदालत करती है। मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। ठीक है, इसमें रिट्स आती हैं। तो हाई कोर्ट की अगर रिट्स की बात करेंगे वो 226 में आती हैं और सुप्रीम कोर्ट की रिट्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 32। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार से अब कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। 1931 में कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसमें कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब मौलिक अधिकार देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके समता या समानता का अधिकार। ये आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 यानी 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि जो आपकी रिट्स आती हैं वो आती हैं आर्टिकल 32 में। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अगर ये मतलब किसी की पोस्ट के हिसाब से उस पर कानून लागू होगा। ठीक है, विधि के समक्ष सब समान है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव का निषेध होगा। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद इसमें क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग जो है ये इसमें अपवाद है। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। ठीक है, तो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है कि यानी कोई इस तरीके से किएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 18 की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है उपाधियों का अंत। जैसे सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार जो हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। आगे है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं।
अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था इसे। तो अब देखिए, स्वतंत्रता की बात करेंगे तो आप आर्टिकल 19 में देखेंगे तो किस किस प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। सबसे पहले 19A बोलने की स्वतंत्रता, 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19C की बात करेंगे तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D की बात करेंगे तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। F जो है उसको हटा दिया गया इसमें से। 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी अनुच्छेद 19A में आता है और कई बार ये पूछा गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब आपने जो अपराध किया है उसके लिए जो भी दंड है आपको वही दिया जाएगा। ठीक, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में NGT की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ जो है वो नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भी हैं। इसकी कहाँ कहाँ हैं? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करेगा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और ये 21 आप क से समझ सकते हैं कि ये जोड़ा गया था बाद में। तो ये कब आया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, तो अब यहाँ 20 और 22 को आपको समझना होगा कि देखिए 20 में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। यहाँ पर दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, कि जब दोष सिद्ध हो रहा है उसके लिए। और अनुच्छेद 22 में क्या है कि अभी आपकी गिरफ्तारी जो है उसी में संरक्षण है कि गिरफ्तारी आपकी किस किस उस पर होगी। ठीक है, वहां पर दोष सिद्धि है और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित है। तो अब 20 और 22 में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब क्या होता है? निवारक निरोध का मतलब क्या है कि अभी उसने अपराध किया नहीं है लेकिन पहले ही कहीं से सूचना मिल गई और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको निवारक निरोध बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा? देखिए, ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है।
निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां, क्या क्या विधि या कानून बनाए गए हैं, तो पहला आता है आपका 1950 में भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा और अंततः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। फिर आता है आपका आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मीसा। ठीक है, तो मीसा आपका क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में इसे यह समाप्त हो गया 1979 में। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने हैं उनमें सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आगे हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती से लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 24 की बात करेंगे तो इसमें बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह आपका अनुच्छेद 24 कहता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इस चीज की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 की बात करेंगे तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है। अनुच्छेद 28 की बात करेंगे तो राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते, यानी जबरदस्ती सुनने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक। वर्तमान में 6 समुदाय हैं। मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अनुच्छेद 30
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अच्छा देखिए, संविधान की आत्मा की बात चल रही है तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक तो संवैधानिक उपचार, ठीक है, इन्हें संविधान की आत्मा कहा है। ये किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एक जगह आता है कि प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। तो अगर ये बात आती है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ये कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा की बात आएगी तो अंबेडकर जी ने कहा है, लेकिन प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। प्रस्तावना के संबंध में भी अगर हम जाते हैं तो अलग अलग लोगों ने प्रस्तावना के लेकर अलग अलग बातें कही हैं, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की बात आएगी तो वो पंडित ठाकुरदास भार्गव जी की बात आएगी। चलिए, तो अनुच्छेद 32 की बात कर लेते हैं, रिट्स की बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में 5 तरह के समादेश यानी कि रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन कौन सी? एक पहला हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश यानी कि मैंडेमस, प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्शियररी, अधिकार पृच्छालेख यानी कि को वारंटो। ठीक, एक एक करके समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे। इससे क्या होगा? न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सकेगा। परमादेश यानी कि मैंडेमस, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी किया जाता है कि भाई अपने कर्तव्यों का आप निर्वाह करें। उसके बाद बात करते हैं प्रतिषेध लेख की। प्रतिषेध लेख यानी कि प्रोहिबिशन। ठीक, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, यानी जो निम्न न्यायालय हैं उनके जो ऊपर न्यायालय है वो ये कहता है कि भाई ये जो है ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है तो तुम इस पर अपना कार्यवाही ना करो। ठीक, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसके बाद बात करते हैं उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण यानी कि सर्शियररी, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। ठीक है, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण इन दोनों में फर्क समझिएगा। प्रतिषेध लेख का मतलब है कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है, इस पर तुम कार्यवाही करो ही मत। ठीक, उत्प्रेषण में वो क्या कह रहा है कि जो अपने अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको ये निर्देश दिया जा रहा है कि भाई बहुत टाइम से जो तुम्हारे पास लंबित पड़े हुए मुकदमे तो वो अब तुमसे नहीं हो रहे हैं तो वो हमें दे दो, जिसको हम वरिष्ठ न्यायालय जो है वो उसका न्याय निर्णयन कर सके। नेक्स्ट आता है आपका अधिकार प्रच्छालेख यानी कि को वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि किस अधिकार से कार्य कर रहा है और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ परमादेश और अधिकार प्रच्छालेख जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परमादेश में कह रहा है कि जो भी उसका कर्तव्य है उसका निर्वाह नहीं कर रहा है, इसलिए उसे आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। लेकिन अधिकार प्रच्छालेख में ऐसा पदाधिकारी है
जो वैधानिक रूप से उसका अधिकारी नहीं है, तो उससे पूछा जा रहा है कि भाई क्यों तुम ये कर रहे हो, क्वेश्चन किया जा रहा है उससे, को वारंटो। ओके। मौलिक अधिकार में संशोधन। तो चलिए मौलिक अधिकार में कब कब संशोधन हुए उन्हें देख लेते हैं। पहला आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी। इसके निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये कहा गया। फिर 1967 के गोलकनाथ केस के बाद आता है 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मिनर्वा बिल्स बनाम भारत संघ 1980। इसके निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया था। चलिए अब मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, वहीं से हमने लिया है इन्हें। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है। अच्छा, अप्रतिदेय का मतलब क्या होता है? जो वापस ना लिया जा सके। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय पर भी। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा देखिए, अब जब मूल अधिकारों के निलंबन की बात चल रही है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। होता क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 2 आपके आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। इनमें आपका निलंबन की बात कही गई है। तो 358 क्या कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो आपका अनुच्छेद 19, ठीक है, इसके तहत जो 6 मौलिक अधिकार आते हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक, ये चीज़ आपकी आर्टिकल 358 में कही गई है। आपातकाल की समाप्ति जब हो जाएगी तो क्या होगा? आपका अनुच्छेद स्वतः पूर्ण रूप ले लेता है। ठीक है, जैसा पहला था वैसा ही हो जाता है। 44वां जो संशोधन अधिनियम था उसमें निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर हो, ना कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। ठीक, अब बात करेंगे आर्टिकल 359 की। तो इसके तहत क्या होता है? राष्ट्रपति के आदेश पर, ठीक है, इनके आदेश द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने का अधिकार है।
ठीक है, जैसे होता है ना कि हमारा ये अधिकार मौलिक अधिकार वो हो रहा है, उसके लिए आप अदालत में नहीं जा सकते, ऐसा राष्ट्रपति का आदेश के अनुसार निलंबित किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो आपके उपचारात्मक उपाय हैं उनको निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते आपातकाल के दौरान भी ऐसे कौन से आपके अधिकार हैं, तो वो अनुच्छेद 20 और 21, और ये किससे आपका बताया गया था, 44वें संविधान संशोधन से। ठीक है, कि इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत में जाने के अधिकार को भी निलंबित नहीं कर सकते। ठीक, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है कि राज्य जो भी कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध गारंटी है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, बिल्कुल ठीक है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों की अगर बात करेंगे तो बेसिकली ये सामाजिक न्याय की नींव रखते हैं। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक की जब आप बात करेंगे तो ये आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कई बार राजनीतिक न्याय को लेकर भी मौलिक अधिकारों में बात की जाती है। ठीक है, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये गलत है। तो 1 और 2 आपके सही है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो यह है आपका अनुच्छेद 14। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो यह है आपका 14, 15 और 16। विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के प्रावधान है, अनुच्छेद 17 में। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है सारी चीजें, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक समानता। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, यह है आपका अनुच्छेद 18। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, समता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्ग में आता है, ये हो गया अनुच्छेद 19। बाकी सब आपके समानता के अधिकार हैं और अनुच्छेद 19 जो है वो आपका स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 से मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 से मिलाकर पढ़ना। तो इसमें ए, बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ने से आपको समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था, तो ये था आपका भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसमें जाति आधारित जो आरक्षण के संबंध में पहला बड़ा निर्णय आया था। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किसमें, अनुच्छेद 19(1)(a). स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित
संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? 6। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वातंत्र्य। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल पर जाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बोलने का है, व्यवसाय, धर्म का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21। चलिए, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि, तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रगीत की बात कर लेते हैं। देखिए, दो हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। ठीक है, राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन और राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। तो यहाँ राष्ट्रगीत की बात चल रही है। तो राष्ट्रगीत अगर हम देखें तो ये 1882 में श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक लिखित संस्कृत कविता है जो आनंद मठ में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पहली बार अगर बात करेंगे तो वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। अच्छा, वंदे मातरम की अगर धुन की बात करेंगे, ठीक, तो ये किसने तैयार की थी? ये तैयार की थी जदुनाथ भट्टाचार्य जी ने। ठीक है, तो पहले बात राष्ट्रगीत के बारे में आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक, तो अब बाध्य क्यों नहीं किया जा सकता? इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर तीनों सही होते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो ये है आपका आवास का अधिकार हो गया, विदेश यात्रा का अधिकार हो गया, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार हो गया। 1, 2, 3 तीनों हो जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।